हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू योर सीरीज फंडा ऑफ द डे, जहां पर हम हर दिन एक फंडा क्लियर करते हैं और कोई ऐसा फंडा क्लियर करते हैं जो हमें गारंटी 4 नंबर दिला सकता है, जो हम जानते हैं कि बहुत बार रिपीट हुआ है और अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत ज्यादा चांस है यहीं से हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आने के। तो एक भी वीडियो मिस करने वाली नहीं होती है इस सीरीज में। हम ऑलरेडी 4 फंडा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं फंडा नंबर 5 पे। हम धीरे धीरे पूरी की पूरी न्यू एनसीईआरटी के 50 ऐसे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे और आप धीरे धीरे ज्यादा मार्क्स गेन करने के करीब आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का फंडा। जैसे कि आपने लास्ट टॉपिक में बेटा इकोसिस्टम डिस्कस किया था, हम इकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे। तो इकोसिस्टम में मैंने आपके साथ बात करी डिकम्पोजिशन के बारे में, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि रिपीट होने का चांस रखता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एरिया देखूं इस चैप्टर में जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आते देखे हैं, तो वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हालांकि ये 2020-2022 में रिपीट हुआ है, बट ये 16, 17, 18 वहां पर भी रिपीट होता है। तो एक पैटर्न इसमें है जो हमें दिख रहा है और अगेन क्वेश्चन आने का चांस है, और क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट और सिंपल आता है। तो उसी तरीके से समझेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। तो मिलके हम लोग शुरू करते हैं क्या पढ़ना, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ना। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को डिटेल में लेकर जाऊं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको आनी चाहिए बेटा फूड चेन के बारे में। कुछ बातें हमको पता होनी चाहिए किसके बारे में, फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होती है ना। तो जब आप बात कर रहे हैं एक किसी भी इकोसिस्टम की, किसी भी इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कुछ न्यूट्रिएंट है, कुछ एनर्जी है। वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। जिस सीक्वेंस से वो एनर्जी ट्रांसफर करती है उस पूरे सीक्वेंस को आप कहते हो फूड चेन। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो कौन किसका प्रीडेटर है, किसने किसको खाया, किसको कहां से एनर्जी मिली। तो पूरे इकोसिस्टम में रन करने के लिए दी ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है? सन। और सन की एनर्जी को ट्रैप करना किसको आता है? प्लांट्स को आता है। तो कहीं कहीं भी अगर आप इकोसिस्टम में फूड चेन की बात करते हैं, जनरली कहां से शुरुआत होती है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर एनर्जी को ट्रैप करेगा, यूज करेगा। एक बार प्रोड्यूसर के पास एनर्जी आ गई, उसको कौन खाएगा? हर्बीवर। हर्बीवर को कौन खाएगा? कार्निवर। कार्निवर को कौन खाएगा? टॉप कार्निवर। और इस तरीके से आप एक फूड चेन बना लेंगे जिसमें जिसने जिसको खाया उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी। इस पूरे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं एक सीक्वेंस देखूं कि किस तरीके से ये न्यूट्रिएंट और एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करती है एक इकोसिस्टम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल अगर आपको फूड चेन का दूं, तो कोई भी फूड चेन की शुरुआत कहां से होगी? कोई ना कोई प्रोड्यूसर से होगी। किसी भी फूड चेन की शुरुआत कहां से होगी? कोई प्रोड्यूसर होगा, वहां से होगी। प्रोड्यूसर को जो खाएगा, प्रोड्यूसर कौन है बेटा? ग्रीन प्लांट्स है। प्रोड्यूसर में बेसिकली आपके पास कौन आ रहे हैं? ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं। अगर मैं एक ग्रेजिंग फूड चेन की आपसे बात करती हूँ, तो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर खाएंगे। तो इसको कौन खाएगा? हर्बीवोर खाएंगे। हर्बीवोर क्योंकि पेड़ पौधे खाते हैं। हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएंगे। ठीक है, हर्बीवोर को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएंगे। कार्निवोर को कौन खाएगा? टॉप कार्निवर खाएंगे। इस तरीके की मैंने यहाँ पर एक फूड चेन बना दी। आप इसका कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, अगर कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, वो भी ले सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, यहाँ पर एक प्लांट था, प्लांट को खाया किसी डियर ने। आप डियर लिखें, आप काऊ लिखें, है ना, कोई भी हर्बीवर आप लिख सकते हैं। उसको खाया किसी कार्निवर ने, फोक्स ने, और उसको खाया टॉप कार्निवर ने। टॉप मतलब जिसको आगे खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टॉप कार्निवर में कौन आ जाते हैं? लायन आ जाता है और मैन आ जाता है। हम अक्सर इस टॉप कार्निवर वाले लेवल को लेते हैं। तो ये जो पूरा सीक्वेंस दिख रहा है हमें ट्रांसफर का, इसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। इस फूड चेन में जो अलग अलग लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक लेवल था प्रोड्यूसर का, फिर लेवल आया हर्बीवर का। ये एक एक लेवल जहां से न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है, एक लेवल को आप क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। हर एक लेवल को क्या नाम दिया जाता है? ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक बेटा रट्टा मत मारो, सिंपल सी चीज समझो। ट्रॉफिक का मतलब ही न्यूट्रिशन होता है। ट्रॉफिक वर्ड ही न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड होता है। और इस पूरे सीक्वेंस में तो न्यूट्रिएंट्स ही ट्रांसफर करें, एनर्जी ही ट्रांसफर कर रही है। तो हर लेवल पर जो भी ऑर्गेनिज्म आता है, उस हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल की शुरुआत कहां से होगी? जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आएगा इस सीक्वेंस के अंदर। सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर। तो जो सबसे पहला लेवल होता है बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। क्या कहेंगे? ट्रॉफिक लेवल 1। इसको आप T1 भी कहते हैं। अब प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो कौन है? हर्बीवर। हर्बीवर को हम और क्या कह सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। पहली बार प्रोड्यूसर को जो खाने आया, तो ये मेरे पास कौन हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर। एक नाम इसको देते हैं विच इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर आ गया ट्रॉफिक लेवल 2 पे आपके पास। हर्बीवर को किसने खाया? कार्निवर ने। कार्निवर आपके पास क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर।
ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर उसको खाया आपके पास टॉप कार्निवर ने, जो कि था टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से भी इनको कह सकते हो। हर एक लेवल को T1, T2, T3, T4, हर एक लेवल अपने आप में एक ट्रॉफिक लेवल है, ये बात हमको समझनी बहुत जरूरी है। और ये पूरी फूड चेन 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल तक की ही होती है। क्यों हम ये बात जानते हैं, क्योंकि हर बार एनर्जी का लॉस होता है। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब जब फूड चेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जा पाती है। लिंडमैन्स 10% एनर्जी लो। ये सारा इंट्रोडक्शन है जो आना बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल पिरामिड को पढ़ने के लिए। सिंपल सी चीज है, जिसने जिसको खाया सीक्वेंस बना उसको हम फूड चेन कहते हैं। हर लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1 से लेकर हम लोग हाईएस्ट तक शुरुआत करते हैं। ज्यादातर 3, 4 या 5, 4 तो वैसे बहुत अच्छी फूड चेन का 4 ट्रॉफिक लेवल ही होता है। इससे ज्यादा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जितनी भी एनर्जी ट्रैप हुई है हर बार 90% का नुकसान हो रहा है, 90% लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। 10% ही आगे जा पा रहे हैं, और जब एनर्जी खत्म हो जाएगी वहां पर ये पूरी की पूरी फूड चेन भी खत्म हो जाएगी। तो आई होप हमको ये चीज समझ में आती है कि ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं, फूड चेन किसे कहते हैं। अब जब फूड चेन पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरी फूड चेन की शुरुआत किसी प्रोड्यूसर किसी प्लांट से हो रही थी, तो इसको आप लोग कौन सी फूड चेन कहते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसी फूड चेन जिसकी शुरुआत प्रोड्यूसर से होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। मैं इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही, पर हाँ ये बच्चे बहुत इजीली जानते हैं, तो मैं एक बार आप लोगों को रिकॉल करवा रही हूँ बस, ठीक है। तो हमारे पास है ग्रेजिंग फूड चेन। एक ऐसी फूड चेन होती है जो कि पैरासाइट डिपेंडेंट है। मतलब किसको, ट्रॉफिक लेवल 1 पे कौन डिपेंडेंट था, पैरासाइट, उसको बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। एक तीसरी फूड चेन होती है जो मैंने डिकम्पोजिशन में आपको पढ़ाई थी, जो डेट्राइटस से जिसकी शुरुआत होती है, डेड ऑर्गेनिज्म से जिसकी शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं डेट्राइटस फूड चेन। नॉर्मली ज्यादातर फूड चेन जो होती है उनकी शुरुआत प्रोड्यूसर से ही होती है, यही मेन फूड चेन मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड में जिस फूड चेन की बात की गई है, ग्रेजिंग फूड चेन की बात की गई है, मतलब हमें शुरुआत कहां से करनी है, प्रोड्यूसर से। पैरासिटिक या डेट्राइटस फूड चेन के बारे में पिरामिड्स हम कभी नहीं बनाते, उनके पिरामिड्स हम कभी नहीं बनाते। हम पिरामिड सिर्फ किसके बनाते, ग्रेजिंग फूड चेन के, यानी एक ऐसी फूड चेन जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है, प्रोड्यूसर। ये बात सबको समझ में आती है, ये बात दिमाग में सबके अच्छे से फिट होती है, तो हम आगे चलते, ठीक है। फूड चेन पढ़ने के बाद जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए पिरामिड्स पढ़ने से पहले, वो है इकोलॉजिकल फैक्टर। बेटा ये पूरा चैप्टर क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब समझते हो आप लोग, जब हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन की बात करते हैं तब हम उसे एक इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। एक इकोसिस्टम मतलब उसमें आने वाली जितनी भी कम्युनिटीज है, चाहे प्लांट की कम्युनिटी है, चाहे एनिमल की कम्युनिटी है, चाहे माइक्रोब की कम्युनिटी है, वो कम्युनिटीज का आपस में इंटरेक्शन और उनका अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्शन, अपना एक लोकल एनवायरमेंट भी है वहां का, तो वो पूरा लिविंग प्लस नॉन लिविंग मिलके और उनके बीच का इंटरेक्शन मिलके आपका इकोसिस्टम बनता है। जब हम एक इकोसिस्टम को देखते हैं, हमें बहुत सारी फूड चेन दिखती है, इसको इसने खाया, उसको इसने खाया। ये फूड चेन सीधी सीधी नहीं होती, आपस में मिक्स भी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फूड वेब। नेचर में क्या एग्जिस्ट करती है, फूड वेब, ये बात भी हमको पता है, ठीक है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है कि जब आप एक इकोसिस्टम को स्टडी करते हो तो आप क्या क्या चीजें स्टडी करते हो, आप हर एक ट्रॉफिक लेवल पर बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, डेटा निकाल सकते हो। पिरामिड्स हम 3 इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बनाते हैं। पहला इकोलॉजिकल फैक्टर हमारे पास आता है, पहला इकोलॉजिकल फैक्टर हमारे पास आता है नंबर। एक चीज हम पता लगा सकते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, वो एक चीज हो सकती है स्टडी करने के लिए, तो वो एक इकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। दूसरा इकोलॉजिकल फैक्टर जो हम पिरामिड्स के थ्रू स्टडी करने वाले हैं वो है बायोमास। तो इस चैप्टर में ना 2 चीजों के बारे में बात की गई है, एक स्टैंडिंग स्टेट होता है, एक स्टैंडिंग क्रॉप होता है। जब हम कभी भी एक ऑर्गेनिज्म से कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। और जब हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तब हम बोलते हैं स्टैंडिंग ग्रोथ। अब हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर, हर एक लेवल पर जितना बायोमास प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने की, उसको ऑब्जर्व करने की और आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज मेरे पास क्या आई, नंबर। नंबर पढ़ना बहुत सिंपल है, नंबर काउंट करना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही वाली ग्रेजिंग फूड चेन ले ली और मुझे इस ग्रेजिंग फूड चेन का नंबर पता करना है। नंबर हर लेवल पर पता किया जाएगा, प्रोड्यूसर कितने हैं, हर्बीवर कितने हैं, कार्निवर कितने हैं, टॉप कार्निवर कितने हैं, हर लेवल पर नंबर का पता लगाना है। एक जंगल ले लिया मैंने, उस जंगल के अंदर मैं ये ग्रेजिंग फूड चेन देख रही हूँ,
ठीक है, मैंने ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात की है, ठीक है, मुझे पता करना है बेटा, उसमें तो बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, क्या ये कैलकुलेशन करना इजी होगा? नहीं होगा। चाहे मुझे नंबर कैलकुलेट करना हो, चाहे मुझे बायोमास कैलकुलेट करना हो, ये कैलकुलेशन इजी नहीं होता। तो हम इन फैक्टर्स का पता कैसे लगाते हैं, हम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम बायोमास कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम पर यूनिट एरिया ले लेते हैं कि चलो इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने कार्निवर हैं, कितने हर्बीवर हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगी। हम पूरा नहीं लेते, हम अपना यूनिट एरिया ले लेते हैं, हम उसको छोटा कर लेते हैं, अपने ऑब्जर्विंग एरिया को हम छोटा कर लेते हैं। तो जब जब मैं आपको कहूंगी कि हम आज इस फूड चेन का नंबर वाला फैक्टर कैलकुलेट करने वाले हैं या नंबर के बेसिस पर पिरामिड बनाने वाले हैं, इसका मतलब हम हर ट्रॉफिक लेवल पर ऑल द नंबर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एट ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, मैं यहां पर आपको लिख देती हूँ, नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, एक भी नहीं छोड़ना है उस ट्रॉफिक लेवल में, जितने इंडिविजुअल्स आ रहे हैं सारे कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल, जिस भी ट्रॉफिक लेवल की आप बात कर रहे हो, पहली बात आपको वहां पर इंक्लूड होने वाले जितने भी नंबर है, चाहे ट्री है, श्रब है, हर्ब है, आपको सब कैलकुलेट करना है, लेकिन इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया आपने एक एरिया डिसाइड किया है, उसके अंदर आप नंबर कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए मैं नंबर की अगर यूनिट की बात करूंगी तो ये आपको मीटर स्क्वायर में मिलेगी, ये आपको क्या मिलेगी? मीटर स्क्वायर में मिलेगी। फिर दूसरा फैक्टर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? बायोमास। बायोमास यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की। याद रखना, हम स्टैंडिंग क्रॉप की बात कर रहे हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रही हूँ। अगर मैं आपको कहती हूँ कि मैंने आपको एक फूड चेन दे दिया बेटा, इस फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल का बायोमास मुझे पता होना चाहिए, मुझे आपस में कंपेयर करना है कि बायोमास प्रोड्यूसर का ज्यादा है, सेकेंडरी कंज्यूमर का ज्यादा है, टर्शरी कंज्यूमर का ज्यादा है, प्राइमरी कंज्यूमर का ज्यादा है, किसका ज्यादा है, मुझे आपस में कंपेयर करना है। किसको? बायोमास को। तो मैं सबका ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट करूंगी। प्रोड्यूसर जितने भी प्रेजेंट है, अगेन क्या पूरे एरिया का कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। तो हम किसका कैलकुलेट करते हैं बेटा? पर यूनिट एरिया का कैलकुलेट करेंगे। तो बायोमास में भी हम क्या काउंट करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। याद रखना, अलग अलग कैलकुलेशन इसमें हो सकता है। आप चाहें तो फ्रेश वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्राई वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? ड्राई वेट कैलकुलेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आप जिस भी वे में लिविंग ऑर्गेनिक मैटर कैलकुलेट कीजिए, किसका करेंगे? ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में, आप सबका बायोमास कैलकुलेट करेंगे, आप किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी बुरा नहीं फील करने देना है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको काउंट करना है, लेकिन पर यूनिट एरिया में, लेकिन पर यूनिट एरिया में, क्योंकि अदरवाइज तो ये कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है जो हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर हम पिरामिड बनाने वाले, वो है एनर्जी। आपको तीन ही चीजों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पिरामिड बनेगा नंबर का, या पिरामिड बनेगा बायोमास का, या पिरामिड बनेगा एनर्जी का। एनर्जी में हम क्या करेंगे? हर ट्रॉफिक लेवल पर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, हर ट्रॉफिक लेवल पर आने वाले ऑर्गेनिज्म की हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। क्या एनर्जी भी हम पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल। लेकिन एनर्जी में एक और चीज ऐड हो जाती है, हम पर यूनिट टाइम भी देखते हैं, एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, इस टाइम कितनी एनर्जी बनी है, वहां पर यूनिट टाइम भी आ जाता है। ठीक है। तो एनर्जी में क्या आ जाता है? एनर्जी में दो चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्या क्या? यहां पर भी हम टोटल इंडिविजुअल्स का ही की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन याद रखना, यहां पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम एनर्जी हम टाइम से भी कैलकुलेट करेंगे कि इतने टाइम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वहां हम टाइम भी ऐड करते हैं। इसलिए एनर्जी के लिए यूनिट क्या बनेगी बेटा? जब भी आप एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट क्या रहेगा? या तो एनर्जी आपको किलो जूल में मिलेगी या किलो कैलोरीज में मिलेगी। तो किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी पेड़ पौधे वहां पर लगे थे, उन्होंने कितने किलो जूल की एनर्जी बनाई। अब आप किलो जूल्स में भी ले सकते हैं, आप किलो कैलोरीज में भी ले सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बायोमास की यूनिट मुझे बताओ, तो बायोमास ऑर्गेनिक मैटर किस में कैलकुलेट करोगे? ग्राम में या किलोग्राम में कैलकुलेट करोगे? जनरली यूनिट क्या रहेगी आपके पास? जनरली यूनिट क्या रहेगी आपके पास? ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, की पर मीटर स्क्वायर में आपको कितना ग्राम का बायोमास मिला। और नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नंबर की तो कोई यूनिट नहीं है, वो नंबर ही है, बस पर मीटर स्क्वायर वहां पे रहेगा। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? किलो जूल या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर एरिया पर टाइम, पर यूनिट टाइम, जिसे आप ईयर भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम डिसाइड करते हो, और वही उसी के बेसिस पर हम हमारे पिरामिड्स बनाते हैं।
फैक्टर हमको समझ में आया कि फैक्टर नंबर भी हो सकता है, बायोमास भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। बढ़िया, आगे चलते हैं। तो अब हम फाइनली समझते हैं कि हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। मैं किसी इकोसिस्टम में इन तीनों फैक्टर्स को स्टडी करना चाहती हूँ अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर, और उनको स्टडी करने के लिए मैं उन्हें ग्राफिकली ड्रॉ कर कर स्टडी करना चाहती हूँ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इकोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। क्या डेफिनेशन आती है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत ढंग से सुनना बेटा, हालांकि आपको ये डेफिनेशन लिखनी नहीं है, पर कभी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आ सकता है ना, स्टेटमेंट करेक्ट चूज करने वाला आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो एटलीस्ट इतना पहचानना तो हमें आना चाहिए कि पिरामिड्स होते क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिन्हें मैं समझना चाहती हूँ एक इकोसिस्टम में, तो उनका अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं फॉर ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, मुझे एक फूड चेन में जितने ट्रॉफिक लेवल मिल रहे हैं उन सब का अलग अलग फैक्टर स्टडी करने के लिए अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड्स। पिरामिड्स टीले हैं, है ना। पिरामिड्स हमने इजिप्ट वाले पिरामिड्स भी हमको याद है, उनका भी डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ऐसे ही पिरामिड आते हैं। पिरामिड बनाने के रूल्स क्या है, बहुत सिंपल से रूल है। जब आप पिरामिड बनाने लगो, आपको कुछ बेस पे रखना पड़ेगा, बेस के ऊपर एक और चीज रखोगे, एक और चीज रखोगे, तभी पिरामिड बनेगा। स्टॉक के ऊपर स्टॉक लगाओगे, तभी पूरा का पूरा पिरामिड बनेगा। रूल क्या है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि बेस पे आप किसको पोजीशन करोगे। सबसे लोअर लेवल पर या बेस पर आप किसको पोजीशन करोगे, ट्रॉफिक लेवल 1। याद रखना, हम अलग अलग ट्रॉफिक लेवल जब रखने लगेंगे तो बेस पे हम ट्रॉफिक लेवल 1 के इंडिविजुअल्स को रखेंगे, और टिप पे हम किसको पोजीशन देंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हम हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएंगे, और टिप पे हमारे पास क्या आएगा, लास्ट ट्रॉफिक लेवल। तो एक तो ये रूल हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि हम शुरुआत करेंगे बेस पे प्रोड्यूसर को रख के, एकदम ट्रॉफिक लेवल 1 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मैं ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में ही बात करने वाली हूँ। और जैसे जैसे आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टॉक लगाएंगे, सबसे ऊपर आप लेकर जाएंगे लास्ट ट्रॉफिक लेवल वाले को। ये बात आपको याद रखनी होती है, ठीक है। दूसरा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर हम फूड चेन लेते हैं, और इतना भी हमको याद रखना है कि हर ब्लॉक के लिए पिरामिड्स में उस ट्रॉफिक लेवल पर आने वाले सारे इंडिविजुअल्स काउंट करने हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर में मैंने सिर्फ ट्रीज गिन लिए, मैं श्रब्स और हर्ब्स नहीं गिन रही। एक ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं, ऑल द इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल शुड बी इंक्लूडेड। जब हम ग्राफ बनाएं, जब हम पिरामिड बनाएं, उन सब को एक ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, जितने भी आ रहे हो उनको आपको इंक्लूड करना ही करना है। हम 3 फूड चेन होती है हमारे पास, ग्रेजिंग भी होती है, पैरासिटिक भी होती है, डिट्राइटस भी होती है, लेकिन पिरामिड सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन का बनता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन का पिरामिड बनता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत किसी ना किसी प्रोड्यूसर से हो रही होगी और अंत कहीं ना कहीं टॉप कार्निवर पे हो रहा होगा। सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन का ही हम पिरामिड बनाते हैं, ठीक है। किस किस इकोसिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं, ग्रेजिंग फूड चेन आपको बहुत अलग अलग इकोसिस्टम में देखने को मिल सकता है। कौन कौन से इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलता है, नंबर 1 ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट। ये सारे नाम मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इन पे क्वेश्चन आएगा। आपको सारे इकोसिस्टम नहीं लेके चलने, आपको सारी फूड चेन नहीं लेके चलनी है। जहां से क्वेश्चन आता है वहीं हमें पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से इकोसिस्टम के बारे में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अगर मैं एक ग्रेजिंग फूड चेन बनाऊं तो कैसी बनेगी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर अगर मैं ग्रेजिंग फूड चेन बनाऊं तो कैसी बनेगी। सबसे पहले कुछ प्लांट होंगे, कुछ ग्रास होगी, कुछ ट्रीज होंगे, है ना। उनको कौन खाएगा, कोई ना कोई डियर खाएगा, काऊ खाएगी, उसको कौन खाएगा, फॉक्स, और फाइनली कौन खाएगा, लायन। तो जनरली मुझे ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऐसा ही दिखाई देता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर मुझे कोई फूड चेन बनाने को कहे तो वो ऐसी दिखाई देगी। दूसरा मुझे बताओ, दूसरा इकोसिस्टम जहां से क्वेश्चन आता है पिरामिड बनाने को पूछा जाता है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब सीधी सी बात है, ये इकोसिस्टम कहाँ है, पानी में। पानी में जरा मेरे साथ ग्रेजिंग फूड चेन बनाने की कोशिश करो। पानी में अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन के ही पिरामिड बनते हैं, और ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब शुरुआत किसी ना किसी प्रोड्यूसर से होनी चाहिए। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेरे साथ एक ग्रेजिंग फूड चेन बनाने की शुरुआत करो। उनके अंदर प्रोड्यूसर कौन है,
पानी में सनलाइट को ट्रैप कर कर एनर्जी बनाना, फूड बनाना किसको आता है? वहां पर फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनके बारे में हम कहाँ पढ़कर आए हैं? जिनके बारे में हम कहाँ पढ़कर आए हैं? प्रोटिस्टा में। हमने क्राइसोफाइट्स पढ़े, हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़े, हमने यूग्लिना पढ़े। खास कर कर क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, दैट आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। एक्वेटिक इकोसिस्टम में सनलाइट को ट्रैप कर कर खाना बनाना किसको आता है? फाइटोप्लैंक्टन को। उनके अंदर अगर मैं फूड चेन बनाऊं तो शुरुआत कहां से होती है? फाइटोप्लैंक्टन से। ऊपर तैर रहे हैं इसलिए प्लैंक्टन, फाइटो वर्ड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करेंगे, खाना बनाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? सेकंड लेवल पर कौन आएगा? जू प्लैंक्टन। कौन आएगा? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खा जाएगा? छोटी मछली। छोटी मछली को कौन खा जाएगा? बड़ी मछली, है ना? अब समुद्र में हो, आप पानी में हो, तो मेजरली यही चलेगा। और हो सकता है कोई एक ऐसी छोटी मछली को बीच में कोई बर्ड भी खा जाए, है ना? वो ऊपर तैर रही थी, कोई बर्ड उठाकर उसको खा गई, वो भी हो सकता है। पर एक्वेटिक इकोसिस्टम में जनरली ग्रेजिंग फूड चेन ऐसी दिखाई देती है। फूड चेन क्या होती है हमें पता है। पिरामिड कौन सी फूड चेन का बनता है? सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन का बनता है। पिरामिड में हम करते क्या है? सारे ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, बेस से लेकर टिप तक। बेस पे ट्रॉफिक लेवल 1 को रखते हैं, टिप पे हम लास्ट ट्रॉफिक लेवल को रखते हैं। हम कौन कौन से इकोसिस्टम का पिरामिड बनाने वाले हैं? हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम को देखेंगे, जहां पर हमें ये वाली फूड चेन दिखाई देगी। हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को देखेंगे, जहां हमें कुछ ऐसी फूड चेन दिखाई देगी। और लास्टली हम ट्री इकोसिस्टम को देखेंगे। लास्टली हम एक और इकोसिस्टम को देखेंगे जो कि हमारे पास है ट्री इकोसिस्टम। ये नाम मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यही नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन होगा ट्री इकोसिस्टम, या क्वेश्चन में लिखा होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसके अंदर अगर आप ग्रेजिंग फूड चेन बनाए तो कैसी है? कैसी है? याद रखना, फॉरेस्ट देखते ही ये मत सोच लेना कि इस इकोसिस्टम की बात हो रही है। फॉरेस्ट नाम सुन के ये मत सोच लेना कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात हो रही है। अच्छा, अभी डियर खाएगा, फॉक्स खाएगा, नहीं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम अलग चीज होती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की ग्रेजिंग फूड चेन देखो कुछ ऐसे बनती है। हम जब फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं ना, हम कोई एक बड़े ट्री की बात कर रहे होते हैं, बहुत बड़े सिंगल ट्री की बात कर रहे होते हैं, इसीलिए उसको ट्री इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो मैंने कहा वन ट्री है, ठीक है, इसका प्रोड्यूसर सिर्फ इकलौता ट्री है। आप एक ट्री की बात करते हो जब आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हो। दो तरीके की फूड चेन इस पर बन सकती है। नंबर 1, एक पेड़ था, पेड़ पर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आकर बैठ गए, जो पत्तियां भी खा रहे हैं, जो सीड्स भी खा रहे हैं, जो फ्रूट्स भी खा रहे हैं, बात खत्म। दो ट्रॉफिक लेवल मैंने बना दिए। हो सकता है एक ट्री था, उस ट्री पर बहुत सारी, एक ट्री पर कितनी बर्ड्स बैठ जाएंगी? 10, 15, 20, ठीक है। कुछ स्मॉल बर्ड्स आकर बैठ गई, कुछ स्मॉल बर्ड्स आकर बैठ गई, और उन स्मॉल बर्ड्स को किसी एक बिग बर्ड ने आके खा लिया। किसी एक बिग बर्ड ने आके, वो ईगल ने आकर खा लिया। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इस इंसेक्ट को भी बिग बर्ड आकर खा सकती है। तो ऐसे फूड चेन, ये वाली फूड चेन या ये वाली फूड चेन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये मुझे किस में दिखाई देती है? ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, ये दो तरीके की फूड चेन मुझे ट्री या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में दिखाई देती है। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, उसको मजा आता है क्योंकि ये इकोसिस्टम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इस फूड चेन का इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, यही वो आपको कंफ्यूज करता है। बट अभी अगर आपने एक बार मेरे साथ इसको देख लिया, आपको आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। अब हम मिल के पिरामिड ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हम पिरामिड ड्रॉ करेंगे। पिरामिड की 3 शेप हो सकती है, या तो पिरामिड अपराइट होगा, या इन्वर्टेड होगा, या स्पिंडल शेप होगा। कैसे? अगर मैंने ये कहा कि ट्रॉफिक लेवल 1, मान लेते हैं मैं पिरामिड किसका बना रही हूँ? नंबर का। पिरामिड नंबर का भी बना सकते हैं, पिरामिड बायोमास का भी बना सकते हैं, पिरामिड एनर्जी का भी बना सकते हैं। 3 फैक्टर्स का हम बना सकते हैं, हमें पता है, हमने देखा है। मान लेते हैं, एजम्पशन करते हैं, मैं आपको ये सिखा रही हूँ। मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम पिरामिड बना रहे हैं नंबर का। हम किसका पिरामिड बना रहे हैं? नंबर का पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रॉफिक लेवल है। हम किसकी बात कर लेते हैं? कोई भी एक इकोसिस्टम की हम बात कर लेते हैं। मैं कह रही हूँ ट्रॉफिक लेवल 1 में बहुत सारे प्रोड्यूसर आ रहे हैं। उसके बाद हम कहां पर आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर पे, जो कि हर्बीवर होते हैं। मान लेते हैं उनका नंबर है थोड़ा सा कम। आपको बस धीरे धीरे बेस पे बेस उस पे लगाते जाना है, आपको पिरामिड बनाना है। फिर कौन आएगा? ट्रॉफिक नंबर 3। हमें पता है पिरामिड बनाने में बेस में ट्रॉफिक लेवल 1 रखते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं। मैंने ट्रॉफिक लेवल 2 पर आने वाले सारे नंबर को काउंट किया, 1 से कम निकले। हम थोड़ा सा आगे गए, हमने देखे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि ट्रॉफिक लेवल 3। ट्रॉफिक लेवल 3 पर जब मैं सारे के सारे नंबर काउंट कर रही थी, वो तो 2 से भी कम निकले।
तो मैंने ये वाला स्टॉक लगा दिया। ट्रॉफिक लेवल 4 पे नंबर और भी कम निकला। अगर ऐसा कुछ सिस्टम आपको दिखाई दे तो इसकी वजह से जो पिरामिड बनेगा वो इस तरीके से ट्रायंगुलर बनेगा, इसे हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। इतना तो आई थिंक हम सब समझते हैं, इसको हम अपराइट पिरामिड कहते हैं। वहीं देखो अगर मैं इन्वर्टेड की बात करूं तो मैं हर ट्रॉफिक लेवल को काउंट कर रही थी। इस बार मैंने ट्रॉफिक लेवल 1 का नंबर काउंट किया तो उसमें आने वाले इंडिविजुअल कुछ इतने थे। मान लिया ट्रॉफिक लेवल 1 में कुछ इतने इंडिविजुअल थे। मैं ट्रॉफिक लेवल 2 काउंट करने गई तो 1 के कंपैरिजन में नंबर ज्यादा निकला। इस बार नंबर ज्यादा निकला तो जो मैं सेकंड टाइल यहां पर लगाऊंगी वो थोड़ी सी बड़ी लगाऊंगी। ट्रॉफिक लेवल 3 पर मैं सारे इंडिविजुअल्स को काउंट करने लगी तो नंबर और भी ज्यादा था, तो तीसरी टाइल जो मैंने यहाँ पर ऐड करी वो थोड़ी और बड़ी ऐड करी। ट्रॉफिक लेवल 4 पर मैंने नंबर काउंट किया तो और भी ज्यादा नंबर था, तो टाइल मैंने और बड़ी ऐड करी। इस बार मुझे इन्वर्टेड ट्रायंगल मिल रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड शेप, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड शेप। वही सोचो तीसरा केस, मैंने सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल 1 पे नंबर काउंट किया तो कुछ इतना निकला। ट्रॉफिक लेवल 2 पर मैं नंबर काउंट करने गई तो थोड़ा सा मुझको बढ़ा हुआ मिला, ठीक है, नंबर ज्यादा था। ट्रॉफिक लेवल 3 पर मैं काउंट करने गई तो नंबर थोड़ा सा और बढ़ा हुआ था, मान लेते हैं 2 के बराबर ही था, थोड़ा बहुत पर थोड़ा ज्यादा था, मान लिया। ट्रॉफिक लेवल 4 पे मैं गई तो ट्रॉफिक लेवल 2 से भी कम निकला, यानी कुछ इतना, कुछ इतना। अब ऐसी शेप जिसका बेस भी नैरो हो, जिसका टिप भी नैरो हो, पर जिसका मिडिल पोर्शन ब्रॉड हो, इससे जो शेप बनती है इसको कहते हैं स्पिंडल शेप। ऐसी शेप को कहते हैं स्पिंडल शेप। अगर मैं कहूं कि बेस नैरो है और टिप ब्रॉड है, इससे बनता है इन्वर्टेड शेप। अगर मैं कहूं कि बेस ब्रॉड है और टिप नैरो है तो इससे बनता है अपराइट शेप। इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, ये तो बेसिक मैथ है, ये तो शेप है, इतना तो हम जानते हैं। अगर बेस ब्रॉड है तो नॉर्मल ट्रायंगल बनेगा अपराइट, बेस नैरो है तो उल्टा ट्रायंगल बनेगा इन्वर्टेड, अगर मिडिल ब्रॉड मिल रहा है तो स्पिंडल शेप। 3 तरीके की शेप पॉसिबल है। इतना कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन इन्हीं शेप से आता है। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा ये पूछता है कि अगर मैं एक फूड चेन बनाऊं, कौन सी फूड चेन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन बनाऊं, और मुझे उसमें पिरामिड बनाना है, पिरामिड मुझे बनाना है बायोमास का, तो बताओ अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्पिंडल बनेगा। क्वेश्चन यही आता है। तो हम देख लेते हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम में कौन कौन सा पिरामिड बनता है। सीधा क्वेश्चन अब यहीं से आएगा, इतना कुछ बेस बना लिया, क्वेश्चन यहां से आएगा। मैं क्या करने वाली हूँ, पिरामिड बनाने वाली हूँ अलग अलग इकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए। पहला फैक्टर हम कौन सा ले रहे हैं, नंबर, फिर हम बायोमास पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, नंबर। नंबर का पिरामिड बनाना है। कौन कौन सा इकोसिस्टम है मेरे पास, मेरे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी हो सकता है, मेरे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम भी हो सकता है, मेरे पास ट्री इकोसिस्टम भी हो सकता है। तीनों की शेप रटनी है आपने, अभी आप खुद देखोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। सबसे पहले मैं कौन सा इकोसिस्टम ले रही हूँ, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन याद है आपको। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन में मैंने क्या बनाया था कि शुरुआत होगी ग्रास से, ग्रास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा फोक्स, फोक्स को खाएगा लायन, ये वाली बनाई थी हमने। इस फूड चेन में हर ट्रॉफिक लेवल पर क्या कैलकुलेट करना है, नंबर, क्योंकि पहली चीज हम नंबर ले रहे हैं। मैंने नंबर कैलकुलेट किया तो बेटा पर यूनिट एरिया मुझे जितनी घास मिलेगी, ऑफ कोर्स उस पर डियर कम मिलेगा, फोक्स और भी कम मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो लायन का नंबर तो उस फॉरेस्ट में और भी कम होगा। तो पर यूनिट एरिया आप जब भी कैलकुलेट करने जाओगे, एक ट्रॉफिक लेवल पर आने वाले सारे नंबर को कैलकुलेट करने जाओगे, तो T1 से लेकर T4 तक धीरे धीरे टाइल्स नैरो होती जाएंगी और आपको क्या मिलेगा, अपराइट पिरामिड। तो इस इकोसिस्टम के लिए अगर मैं फूड चेन का पिरामिड बनाती हूं तो T1 से लेकर T2, T3, T4 कुछ ऐसा मिलता है, और मेरे पास शेप कैसी आती है, अपराइट। आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन यही आता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम का कैसा शेप है, अपराइट। क्वेश्चन इसी अपराइट से आएगा। अब एनसीईआरटी का डायग्राम है इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, इन्होंने पिरामिड ऑफ नंबर बनाया है। पिरामिड ऑफ नंबर ये देखो, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, यानी हम T1 से लेकर T4 तक जा रहे हैं। होगा, ऐसा होगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, और वो ये भी नहीं बताएगा कि ये पिरामिड किस चीज का है, नंबर का है, बायोमास का है, एनर्जी का है, वो ये भी नहीं बताएगा। तो आप कैसे पता करोगे, यहां पर यूनिट देखकर। क्या इस यूनिट के पीछे कहीं ग्राम लिखा हुआ है, क्या इस यूनिट के पीछे कहीं किलो जूल, किलो कैलोरी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है जहां से आपको पता चलता हो कि ये बायोमास या एनर्जी है, नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, नंबर की बात हो रही है, नंबर की बात हो रही है। तो मैंने क्या देखा, घास थी बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नंबर कम होता गया पर यूनिट एरिया में। तो ये मेरे पास कैसा पिरामिड बना, अपराइट। या तो डायग्राम बना होगा इस तरीके से,
डायग्राम देके आपको पहचानना होगा कि अपराइट है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये पिरामिड किसका हो सकता है। पहला ऑप्शन होगा पिरामिड ऑफ नंबर हो सकता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, दूसरा होगा पिरामिड ऑफ बायोमास हो सकता है ट्री इकोसिस्टम के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन। तो अपराइट पिरामिड आपको कहां पर मिलेगा? अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर बनाने जाऊं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो मुझे अपराइट मिलता है। मैं पिरामिड ऑफ नंबर बनाने जाऊं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तो मुझे अपराइट पिरामिड मिलता। अब मैं फिर से पिरामिड ऑफ नंबर बनाने जा रही हूं, लेकिन इस बार किसके लिए? एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम की जरा फूड चेन मेरे साथ बनाना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा गया? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खा गया? छोटी मछली। छोटी मछली को किसने खा लिया? बड़ी मछली ने। यही पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम किसका है? ये बुक का है, फंडा बॉक्स की बुक का है। जो डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है वो हमने खुद ऐड किए ताकि आपको इमेजिनेशन करने में दिक्कत ना हो। बुक में ये सारी चीजें आपको टैबुलर वे में मिल जाती। तो आप एक बार खुद सोचो बेटा, अगर आपके पास इस तरीके से, मैं एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, पूरा सरफेस फाइटोप्लैंक्टन से भरा होता है, इतने छोटे छोटे इतने सारे हैं कि सरफेस कवर कर देंगे, तो ऑफकोर्स फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होगा। जू प्लैंक्टन उससे कम होंगे, छोटी मछली उससे कम होगी नंबर में, बड़ी मछली उससे कम होगी। तो आप पिरामिड बनाएंगे तो आपको पिरामिड कैसा मिलेगा? अपराइट। तो मैंने पिरामिड ऑफ नंबर दो इकोसिस्टम के लिए देख लिया, मैंने ग्रासलैंड के लिए भी देख लिया, मैंने एक्वेटिक के लिए देख लिया, मेरे को दोनों कैसा मिला? अपराइट। कुछ रटना पड़ा अलग से? नहीं, मैंने देख लिया। तीसरा इकोसिस्टम जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो है ट्री इकोसिस्टम। इस बार मैं ट्री इकोसिस्टम के लिए पिरामिड बना रही थी। ये फिर से डायग्राम आपको बुक में मिलता है, अगर आपने बुक ली होगी तो आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए ये चीजें वहां पर ऐड की हुई हैं। ट्री इकोसिस्टम में मैंने आपको कहा था ना, अलग अलग फूड चेन हो सकती है। पहली फूड चेन हो सकती है कि ट्री था, ट्री पर बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स आकर बैठ गई, और हो सकता है उन बर्ड्स को खाने के लिए कोई पैरासाइट बनकर, कोई इंसेक्ट आकर उन पर बैठ गया। एक ट्री है, ट्री एक है, मान लेते हैं उस पर 10 बर्ड्स आकर बैठ गई, नंबर बढ़ गया। मैं नंबर का पिरामिड बना रही हूँ। किसका पिरामिड बना रहे हैं? नंबर का। एक ट्री पर 10 बर्ड्स आकर बैठ गए, एक बर्ड पर 5-5 इंसेक्ट आकर बैठ गए, तो 10 पर कितने हो जाएंगे? 50। तो अगर मैं इस फूड चेन की बात करूं जिसके अंदर मैं कह रही हूं कि मेरे ट्री पर बर्ड आकर बैठी और बर्ड पर इंसेक्ट आकर बैठा, अगर मैं इस फूड चेन की बात करूं और फिर मैं कहूं कि एक पिरामिड बनाना है नंबर का, तो बताओ जरा कैसा बनेगा? तो ये ऑफकोर्स कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड। क्वेश्चन यहीं से आता है। एग्जामिनर को पता है कि अपराइट वाला तो आप जानते हो, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप पिरामिड बनाए नंबर का ग्रेजिंग फूड चेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए या एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए, दोनों में अपराइट बनता है, पर ट्री में इन्वर्टेड बनता है। यहीं से क्वेश्चन आया भी हुआ है, यहां से क्वेश्चन आया भी हुआ है। याद रखना कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर किसका बनता है? ट्री इकोसिस्टम। वहीं दोबारा देखो, एक और फूड चेन होना पॉसिबल है। आपके पास एक पेड़ था, ठीक है, ट्री था, मान लेते हैं एक ही ट्री था, एक ही ट्री था, हम ट्री इकोसिस्टम में एक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उस ट्री पर आकर बैठ गई कुछ चिड़िया, 5 नंबर में आकर बैठ गई। उनको खाने के लिए ईगल आई, एक आके सबको खा गई। कार्निवर एक ही था इनफ उनको खाने के लिए, वहां पर आया, लेकर चला गया, खाने के लिए आया था। अब मुझे बताओ, यहाँ पर नंबर यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, बीच में ब्रॉड हुआ है, कौन सी शेप? स्पिंडल शेप। कौन सी शेप? स्पिंडल शेप। यानी अगर मैं ट्री इकोसिस्टम में इस वाली फूड चेन की जगह इस वाली फूड चेन की बात करूं कि ट्री पर आई स्मॉल बर्ड और वहां पर आया कोई प्रिडेटर, है ना, ईगल जैसा कोई प्रिडेटर आया, इस फूड चेन का अगर मैं पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊं, पिरामिड ऑफ नंबर बनाऊं तो वो स्पिंडल शेप बनेगा। कैसा बनेगा? स्पिंडल शेप बनेगा। क्या ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हुई? क्या ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से सबको क्लियर हुई? क्योंकि ये क्लियर होनी बहुत जरूरी है। मैं कंक्लूजन लिख देती हूँ। हमने क्या किया? हमने पिरामिड ऑफ नंबर की तीनों इकोसिस्टम के लिए पिरामिड बना लिया। मैं कंक्लूजन लिख रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो इसी कंक्लूजन से आना है। कोई आपको नहीं कहेगा कि पिरामिड मुझे ड्रॉ कर कर दिखाओ, आपको तो कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर नहीं समझ में आया ना बेटा, तो बस इतना सा याद रखना कि पिरामिड ऑफ नंबर कभी भी क्वेश्चन में डायग्राम में बना हो या क्वेश्चन में पूछा हो, किसकी बात हो रही हो? पिरामिड ऑफ नंबर की बात हो रही हो, तो पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्लस एक्वेटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्लस एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों के लिए अपराइट है। आप बस इस कंक्लूजन को याद रखना, जब जब रिवाइज करने लगो इसी कंक्लूजन को रिवाइज करना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। कैसा होता है? अपराइट होता है। लेकिन वहीं पे ट्री इकोसिस्टम कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है।
कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। अब क्या ये स्पिंडल शेप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये स्पिंडल शेप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप प्रायोरिटी किसको देंगे? इन्वर्टेड को। याद रखना, आप प्रायोरिटी किसको देंगे? इन्वर्टेड को। तो आपने पहला पिरामिड बना लिया, पिरामिड ऑफ नंबर। कंक्लूजन क्या निकला? क्वेश्चन जहां से आता है वो यहीं से आता है, मैं बता रही हूं आपको, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा क्या पूछेगा? पिरामिड ऑफ नंबर एक्वेटिक इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए कैसा है? अपराइट। लेकिन ट्री इकोसिस्टम के लिए कैसा है? इन्वर्टेड। स्पिंडल भी हो सकता है आंसर, पर प्रायोरिटी इन्वर्टेड को दी जाएगी। डन है ये बात। अब हम दूसरा पिरामिड बनाएंगे। ये बुक्स बेटा, बुक्स अगेन मैं आपको यहीं पर ही बुक्स के बारे में इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमने मार्क कर करके जहां से क्वेश्चन आया बहुत अच्छे तरीके से बुक में लिखी हुई है। अगर आपको एक ऐसा पर्सन है जो खुद से नोट्स इजीली नहीं बना सकते, बुक्स अवेल कीजिए, बहुत मदद करेंगे आपको रिविजन करने के लिए। अभी भी ऑफ चल रहा है तो यू शुड गो अहेड एंड बाय इट, है ना। दूसरा पिरामिड हम क्या बात करें? बायोमास की। हमने नंबर बना लिया, अब हम किसकी बात करें? बायोमास की। बायोमास मतलब मैं हर ट्रॉफिक लेवल पर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कैलकुलेट करूंगी, पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करूंगी। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास यूनिट होगी। अब जरा एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, तो एनसीईआरटी ने केजी पर मीटर स्क्वायर ले रखा है। ग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है। अब क्या ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस पिरामिड को देख के समझ में आ जाएगा कि बायोमास की बात कर रहे हैं? कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखते नहीं है बेटा कि ये पिरामिड बायोमास का है। आपको ये यूनिट देख के पहचानना है कि ये बायोमास की बात हो रही है। तो प्लीज यूनिट जरूर देखना, और यूनिट देख के आप पहचान जाएंगे इजीली कि ग्राम या किलोग्राम में बात हो रही है, इसका मतलब बायोमास की बात, इसका मतलब बायोमास की बात हो रही है। अब मुझे बताओ हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कौन सा इकोसिस्टम हो सकता है? सबसे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब क्या? घास है, घास को खाया डियर ने, डियर को खाया फॉक्स ने, फॉक्स को खाया लायन ने। तो घास का या श्रब्स का या हर्ब्स का एक पर्टिकुलर एरिया में सनलाइट ट्रैप कर कर वो जितना बायोमास बनाएंगे बेटा वो बहुत ज्यादा होगा। उसके बाद उसको खाने वाली कुछ काऊ होंगी, कुछ डियर होंगे, बायोमास कम हो जाएगा। उसको खाने वाला फॉक्स और कम होगा तो बायोमास भी कम हो जाएगा। और सिमिलरली आप टॉप कार्निवर पे जाओगे तो बायोमास और भी कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपको पिरामिड ऑफ बायोमास दिखाऊं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, तो आपको अपराइट दिखेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं बायोमास कम हो रहा है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास अगर मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करती हूँ तो कैसा बनेगा? अपराइट। क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, ट्रॉफिक लेवल में बायोमास कम होता जा रहा है, अपराइट बनेगा। यहाँ पिरामिड ऑफ बायोमास एक्सेप्शन आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्सेप्शन आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्यों? हम कह रहे हैं ये रहा पानी, पानी के सरफेस पर तो बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन है। पर बेटा फाइटोप्लैंक्टन कितने छोटे होते हैं? मैं कह रही हूँ 1000 फाइटोप्लैंक्टन है, उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन 500 ही है, उनको खाने वाली छोटी मछली 50 ही है, उनको खाने वाली बड़ी मछली 10 ही है। लेकिन फिर भी मछली का बायोमास ज्यादा होगा। छोटा छोटा फाइटोप्लैंक्टन पूरा सरफेस कवर करके भी या नंबर में ज्यादा हो के भी बहुत ज्यादा बायोमास अपने अंदर नहीं ले सकता, साइज बहुत छोटा है। तो हमारे पास एक्सेप्शन आ गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसको हम अलग से मार्क कर कर याद रखेंगे कि जब जब हम पिरामिड ऑफ बायोमास बनाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसा बनता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा बायोमास होता है जू प्लैंक्टन का। एनसीईआरटी के डायग्राम्स में भी देखते हो और ये आपको फंडा बॉक्स के डायग्राम में भी मिलता है कि हमने क्या देखा कि फाइटोप्लैंक्टन से तो ज्यादा बायोमास जू प्लैंक्टन का था। धीरे धीरे हमने आगे बायोमास को बढ़ते देखा है, तो हमें कैसा मिलता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड मिलता है। कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा। ये एक्सेप्शन है, मैं फिर से बता रही हूँ, तो ये याद रखना है। मैं कंक्लूजन में लिख दूंगी, ऐसी चीजें हमें याद होंगी। फिर हम किस पे आएंगे? ऑफ कोर्स हम ट्री इकोसिस्टम पे आएंगे। तो ट्री इकोसिस्टम हमें अपराइट मिलता है, कोई टेंशन नहीं है कि चलो मान लेते हैं एक ट्री है, पर एक ट्री की कैनोपी बहुत ज्यादा है, उसका बायोमास होगा, अच्छा खासा होगा। एक ट्री है हमारे पास, ठीक है। अब उस ट्री को खाने के लिए ऊपर जो बैठी बर्ड्स हैं, एक ट्री के कंपैरिजन में फिर भी जितनी भी बर्ड्स वहां पर बैठी हैं थोड़ा ज्यादा बायोमास उससे बना लेंगी, है ना। बर्ड्स का बायोमास कंपैरेटिवली सॉरी कम होगा। और उसको खाने वाली जो एक लार्ज बर्ड होगी उसका तो और भी कम होगा। तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा उस बड़ी वाली कैनोपी, बड़े सारे ट्री का, इतनी सारी पत्तियां, काफी सारा प्रोडक्शन करेंगे, बहुत अच्छा बायोमास होगा। उसके ऊपर बैठी बर्ड्स का कम होगा, लार्ज बर्ड का और भी कम होगा। यानी शेप फिर से कैसे बनेगी? अपराइट। अपराइट। तो मेरे साथ जरा यहाँ पर कंक्लूजन लिख लो। यहाँ पर हम फिर से कंक्लूजन लिख लेते हैं। ये कंक्लूजन इस बार हम किसका बना रहे हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास का बना रहे हैं, याद रखना। सबसे पहले क्या? ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इस बार हम क्या लिखेंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्लस ट्री इकोसिस्टम। बेटा और कुछ लिखो ना लिखो, ये कंक्लूजन जरूर लिखना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम प्लस ट्री इकोसिस्टम दोनों आपको कैसा पिरामिड बनाकर देंगे? अपराइट। दोनों का कैसा पिरामिड बनेगा? अपराइट। वहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम,
एक्वेटिक इकोसिस्टम याद रखना है इन्वर्टेड, यही एक्सेप्शन है, यहीं से क्वेश्चन आ सकता है और यही आपको आना भी चाहिए। कैसा इकोसिस्टम है? इन्वर्टेड इकोसिस्टम है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है। लास्ट हमारे पास आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, मेरा फेवरेट, बहुत सिंपल, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगेगा 10% लिंडमैन एनर्जी लो, 10% लिंडमैन एनर्जी लो। लिंडमैन ने क्या कहा था? सिंपल सी चीज कही थी कि जब आप एक फूड चेन देखते हैं, आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, हर बार 90% एनर्जी का लॉस है, हर बार लॉस है। तो मुझे खुद बताओ, ऑफकोर्स ट्रॉफिक लेवल 1 पर जितनी एनर्जी होगी, हर बार एनर्जी कम होती जाएगी, क्योंकि 90% तो हर बार नुकसान हो रहा है। तो कोई भी इकोसिस्टम ले लो, ग्रासलैंड ले लो, एक्वेटिक ले लो, ट्री ले लो, कैसी भी फूड चेन हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे जैसे T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4 तक जाओगे, एनर्जी तो कम होगी होगी। मतलब पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, फर्क नहीं पड़ता ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक्वेटिक है या ट्री है, इट इज ऑलवेज अपराइट। अब जिसमें इतना दिमाग नहीं लगता, एक्सेप्शन नहीं होता, तो वो ऑफकोर्स हमारा फेवरेट होता है, सीधा सीधा आंसर कर देंगे। और सच में अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई तो क्वेश्चन पिरामिड ऑफ एनर्जी से ही आएगा, एंड इट इज ऑलवेज अपराइट। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ इन्होंने एनर्जी जूल में लिखी है, तो जूल से पहचानना था कि एनर्जी की बात हो रही है। याद रखना, पिरामिड ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम होता है, दोनों चीजें आप लेते हो, और ये हमेशा अपराइट होता है। कोई भी इकोसिस्टम ले लो, ये हमेशा अपराइट है। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर पिरामिड ऑफ नंबर पर क्वेश्चन आता है तो ट्री इकोसिस्टम या तो इन्वर्टेड होगा या स्पिंडल। अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ बायोमास पर क्वेश्चन आता है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड होगा। और अगर एनर्जी पर क्वेश्चन आता है तो ये तो हमेशा अपराइट होता है, कोई टेंशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुई ये बात? हमको क्लियर हुई ये बात अच्छे से? एक्सेप्शंस मैं सारे यहां पर लिख देती हूँ। अगर आप बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर की, तो वहां पर एक्सेप्शन है ट्री इकोसिस्टम, क्योंकि ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप का हो सकता है, इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप का हो सकता है। वही दूसरा एक्सेप्शन आएगा पिरामिड ऑफ बायोमास में। पिरामिड ऑफ बायोमास में कौन एक्सेप्शन होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। कैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम? एक्वेटिक इकोसिस्टम भी इन्वर्टेड होता है। बस ये दो एक्सेप्शन आपको याद रखने, आपका काम चल जाएगा। कंक्लूजन हमने वैसे भी लिख लिया। कुछ लिमिटेशंस होती हैं इन पिरामिड्स को बनाने की, कुछ लिमिटेशंस है। वैसे तो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, आप एक पिरामिड को देख के पहचान पा रहे हैं कौन ज्यादा कौन कम, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। हर चीज में कमियां होती हैं, इसमें भी कमियां हैं। पहली कमी ये कि ये फूड चेन को इंक्लूड करता है, फूड वेब को नहीं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि नेचर में तो फूड वेब चलती है, फूड चेन नहीं, और ये फूड वेब पर हम पिरामिड्स को कभी बना नहीं सकते। तो पहली कमी तो है इसकी, सीधा सीधा ये। दूसरी कमी, कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एट मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? यहां से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। किसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है स्पैरो के बारे में। अगर मैं स्पैरो की आपसे बात करूं, है ना, तो स्पैरो का क्या होता है बेटा? अगर वो पेड़ पर बैठ के सीड्स खा रहा है तो वो हर्बीवर की तरह काम कर रहा है ना, वो हर्बीवर की तरह भी काम कर सकता है। और छोटे इंसेक्ट्स खाता है तो वो कार्निवर की तरह भी काम कर सकता है। तो स्पैरो तो T2 पर भी आ सकता है, T3 पर भी आ सकता है। ऐसा बहुत बार होता है कि वो सेम ऑर्गेनिज्म अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर होता है। तब आप उसको किस में काउंट करोगे? तब अगर आपको ट्रॉफिक लेवल के लिए पिरामिड बनाना है, आप उसको किस में काउंट करोगे? ये दिक्कत की बात है। तीसरी चीज, हमने आज तक जो पिरामिड बनाए ना, सब ग्रेजिंग फूड चेन के बनाए, या फिर पैरासिटिक, क्योंकि हम ट्री इकोसिस्टम में पैरासाइट वाले की बात कर लेते हैं, इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। लेकिन हम कभी भी डेट्राइटस फूड चेन के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स नहीं बनाते, या हमने कभी यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन की बात नहीं की। तो ये कुछ 3 लिमिटेशंस हैं। हालांकि लिमिटेशन से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, शेप से आता है और हर बार वहीं से आता है। पर हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ा। आप खुद से पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लीजिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। लेटेस्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है 22 में, 20 में, 19 में, 18 में। मैंने 18 इसलिए ले लिया, 5 साल से पहले ले लिया, क्योंकि उससे पहले भी ये लगातार आया है, तो काफी चांस है इसके फिर से इस बार रिपीट होने के। जरा क्वेश्चन देखो किस तरीके का आता है और आप कितना इजीली सॉल्व कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट बताना है हमें। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, वहां तो हमेशा अपराइट ही होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, बायोमास एक्वेटिक का इन्वर्टेड होता है, ये एक्सेप्शन हमने पढ़ा है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज अपराइट, नहीं, इन्वर्टेड होता है, यही तो एक्सेप्शन है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, जी हाँ ऑलवेज अपराइट। तो इनकरेक्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? सी। कितना सिंपल था, और मैंने आपको बताया था शेप से ही क्वेश्चन आता है, और ये लेटेस्ट है बेटा,
फिर देखो जरा क्वेश्चन 2020 में आया था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। आपको ट्रॉफिक लेवल को मैच करना था अपनी स्पीशीज से ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की शुरुआत घास से होती है, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर घास आएगी, उसको खाने कोई हर्बीवर आएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर रैबिट मान लो। फिर एक अच्छा रैबिट भी है यहाँ पर, क्रो भी है यहाँ पर, और वल्चर भी है यहाँ पर, है ना। लेकिन फिर भी हमें इतना पता है कि वल्चर आ गया ना, तो ये तो टॉप कार्निवर में, वल्चर ईगल ये तो टॉप कार्निवर में चले जाते हैं ना, तो ये एनीवे फोर्थ लेवल पर आएगा। और क्रो जो है वो तो दोनों में आ सकता है, ये तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है क्रो। अब इन्होंने स्पेशली ये तो नहीं बताया कि ये एक ही फूड चेन है, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा कि ये एक ही फूड चेन है, जो कि मुझे ये सोचना पड़े कि रैबिट को तो क्रो नहीं खाता, सेम फूड चेन की तो बात बताई नहीं। रैबिट एक हर्बीवर है, वो हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर आएगा। लेकिन क्रो अभी मैं आपको बता रही थी, है ना, हम क्रो की बात करते हैं, तो ये अगर सीड वगैरह खा रहा है तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर भी आ सकता है, और ये थर्ड पर भी आ सकता है, तो ये तो दोनों ट्रॉफिक लेवल पर आपके पास जा सकता है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, एक में ही है, एक और टू से मैच करते हैं ना, उतने में भी आंसर हो जाता। मुझे पता है कि वल्चर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर ही आता है, इसको टू से मैच करते ही आंसर आ गया था, और कोई ऑप्शन भी नहीं था, कंफ्यूजन की ही जगह नहीं थी यहाँ पर, इतना सिंपल था, इतना सिंपल था। ठीक है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास इन्वर्टेड होता है, ग्रासलैंड में नंबर हमेशा अपराइट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। एनर्जी हमेशा अपराइट होती है, ये हो नहीं सकता आंसर। बायोमास फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, बायोमास ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम का दोनों का अपराइट होता है, ये नहीं होता आंसर। एक्सेप्शन सीधा सीधा, एक्सेप्शन सीधा सीधा बायोमास एक्वेटिक के लिए इन्वर्टेड होता है। शेप से ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, शेप से ही आते हैं। 2018 का क्वेश्चन देखो जरा, विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। अब आपको कुछ नहीं बता रखा, आपको ग्राम दे दिया, आपको सिर्फ ग्राम दे दिया, ग्राम से आपको पहचानना है कि बायोमास की बात चल रही है। तो पहले तो एनर्जी और नंबर को कट कर दो, एलिमिनेट कर दो। ग्राम से मुझे समझ में आ रहा है बायोमास, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, बायोमास की बात चल रही है। अब यहाँ पर मुझे बताओ सबसे बेस पर क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर 10 ग्राम का, फिर प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम का, तो दूसरी टाइल थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर 120 का है, तीसरी टाइल थोड़ी और भी बड़ी बनाएंगे। ये शेप कौन सी बनी है, इन्वर्टेड। ये शेप मेरे पास कौन सी बनी है, इन्वर्टेड, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ बताया नहीं कौन सी फूड चेन, आपको खुद बनाना था। अगर आपको ये पता है कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर होते हैं और फिर ऊपर ऊपर कंज्यूमर जाते हैं, तो आप इसको बना सकते थे, और बहुत इजीली आपने इसको बना लिया। आंसर होगा ए। इसी तरीके के क्वेश्चन बेटा आपके पास आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। थैंक यू सो मच। एक और नया टॉपिक आपने मेरे साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे यहाँ कंटिन्यूटी रख पा रहे हैं ना इस सीरीज में, ट्रस्ट मी एक स्टेप ऊपर जा रहे हो आप बाकी बच्चों से। तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, इसी सीरीज को फॉलो करते रहना। जो चीज़ें और इंपॉर्टेंट होंगी वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। कोई और हेल्प आपको हमसे चाहिए समझने के लिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम नितिका बत्रा है, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। पढ़ते रहो, नीट 2024 मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।